हेलो दोस्तों, वेलकम टू ध्रुव एजुकेशन चैनल। और हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की, जो होगी लुसेंट से रिलेटेड। लुसेंट के अंदर जितनी भी स्टैटिक जीके है पोर्शन वाइज हम उसे इम्पोर्टेंट उसके जितने भी पॉइंट हैं सब कवर कराने की कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो 2023 का CUT हो, चाहे यूपी PET हो, यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम हों, और यूपी PCS प्री हो, RO ARO का एग्ज़ाम भी आने वाला है 2023 में। तो सभी एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगी, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के अंदर स्टैटिक जीके तो पूछी ही जाती है। काफ़ी बड़ा पोर्शन स्टैटिक जीके का ही होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस सीरीज़ के माध्यम से ज़्यादा स्टैटिक जीके आपको कवर कराने की कोशिश करें। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि और मैं इसमें कोशिश करूँगी आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लुसेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं, और जितना हो सके जल्दी भी कवर करूं। ठीक है, तो आज मैं अपनी पहली क्लास शुरू करूंगी। हाँ, और पहली क्लास हम अपने पहले पोर्शन से ही शुरू करेंगे, जो होगा इतिहास से रिलेटेड। और इतिहास में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मिडिवियल हिस्ट्री पे जाएंगे, मध्यकालीन इतिहास पर, उसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो जितने भी प्राचीन भारत, जहाँ मैंने आज जो भी टॉपिक लिया है प्राचीन इतिहास से संबंधित, मैं कोशिश करूँगी कि उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी पहली क्लास शुरू कर रही हूँ। और पहली क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। सबसे पहले हमारा क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर है आधुनिक इतिहास, और लास्ट में आता है जो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। सबसे लास्ट में क्या आता है, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम अपनी इस सीरीज़ में आज सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे, कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, और जिन स्रोत से इनकी जानकारी मिलती है उसके बारे में भी हम जो मेन पॉइंट है उनको देखेंगे। तो पहला प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत क्या रहे हैं, इनमें हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ रहे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, विदेशों का विवरण है, और पुरातत्व संबंधी कुछ साक्ष्य रहे हैं, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो महत्वपूर्ण स्रोत में क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत के अंदर धर्म ग्रंथ हैं, और धर्म ग्रंथ के अंदर क्या क्या आता है। धर्म ग्रंथ के अंदर हमारे वेद हैं। वेद कितने हैं, हमारे 4 वेद हैं, और 4 वेद में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं जिनसे प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं, ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 6 वेदांग हैं हमारे। ठीक है, और फिर पुराण हैं। पुराण कितने हैं, पुराण हैं 18 पुराण हैं। और पुराण के जो रचयिता हैं वे हैं लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को क्या माना गया है, पुराण का रचयिता माना गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या थे, उपनिषद थे श्रुति ग्रंथ थे ये, और ये जो गुरु होते थे, गुरु अपने शिष्य को इनके माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। वैसे 108 उपनिषद बताए गए हैं, लेकिन हमारे लिए केवल 13 उपनिषद ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर आती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये, और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन जातक कथाओं के अंदर किया गया है।
फिर है आगम। आगम जो है वे जैन धर्म से संबंधित हैं आगम, और आगम जैन साहित्य जो है उसको ही आगम कहा गया है। अष्टाध्यायी, ये बुक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक है, पहली बुक है व्याकरण की। और इसमें मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? अष्टाध्यायी में। किसके बारे में? मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बुक है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी लिखी थी कलहन ने। कलहन ने, और इसके अंदर कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया था कलहन ने। किसके अंदर? राजतरंगिणी के अंदर। नेक्स्ट और भी बुक हैं, जैसे ये है हमारी गार्गी संहिता थी, ये एक ज्योतिष ग्रंथ था। और ये गार्गी संहिता किसने लिखी थी? कात्यायन ने लिखी थी। और एक बुक थी महाभाष्य, जिसमें सुंग के बारे में, सुंग जो पुष्यमित्र सुंग था उसके इतिहास के बारे में, सुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जिससे, तो वो है महाभाष्य। और महाभाष्य किसने लिखी थी? वो लिखी थी पतंजलि ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं जो हमारी ऐतिहासिक ग्रंथ में आती हैं, इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है नेक्स्ट विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के अंदर आती हैं जैसे चीनी यात्री आए यहाँ, और अरबी यात्री आए यहाँ आए, यहाँ की शासन व्यवस्था को देखा, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब का उन्होंने सबको अच्छे से आकलन किया और फिर उनका वर्णन अपनी बुक में कर दिया। चीनी यात्री जो थे, चीनी यात्री में था फाइयान था, हेनसांग था और इत्सिंग था। फाइयान, सबसे पहले फाइयान आया था। फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फिर एक और फेमस यात्री आया था चाइना से, वो था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ये। और इसकी एक महत्वपूर्ण किताब भी है, वो है सीयू की। ये जो मैं आपको जो मेन पॉइंट बता रही हूँ, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी तो मैं सब आपको नोट भी कराऊँगी साथ के साथ। अभी तो मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। ठीक है, चीनी यात्री में हो गया ये। और फिर आए हमारे अरबी थे। अरबी में हमारा जैसे इब्न बतूता आया था, और एक वो आया था अलबरूनी आया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और इसकी एक फेमस बुक है किताब उल हिंद, या उसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं। और एक इब्न बतूता था। इब्न बतूता की बुक कौन सी थी? ये थी रिहिला। ये 1333 में आया था इंडिया में, और इसकी बुक थी रिहिला। इम्पोर्टेंट बुक है, ये सब मैं आपको नोट करा दूंगी बाद में। अब है हमारा नेक्स्ट स्रोत है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंदर अभिलेख आते हैं। अभिलेख में जैसे जूनागढ़ का अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, और प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रयाग स्तंभ लेख है। तो ये अभिलेख आते हैं, और ये अभिलेख भी मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो महत्वपूर्ण स्रोत थे, महत्वपूर्ण स्रोत में बता दिए हैं। धर्म ग्रंथ के अंदर क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर क्या है, विदेशी विवरण क्या है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है। और इन सबको पढ़ने से ही हमें अपने प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले वेद है। तो हम वेद से ही संबंधित जानकारी, वेद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एग्ज़ाम को देखते हुए सारे पॉइंट आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं वेद? ये हैं 4 प्रकार के हैं। और सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर है यजुर्वेद, फिर है सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ध्यान रखना है चारों के नाम भी। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या ऋग्वेद के पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं? तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है श्लोक। 10,462 क्या है इसके अंदर? रचनाएं हैं। ऋचाओं को ही रचनाएं बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में बताया गया है।
जो आर्य थे, जिस टाइम आर्य रहते थे यहाँ। और इसके 10 मंडल में से 2-3 मंडल इतने मतलब 2-3 मंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं वही आपको मंडल नोट कराऊंगी। जैसे तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या है इसमें, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है, एक तो ऋग्वेद के अंदर है, और ये जो मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ये भी ध्यान रखना है। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में है, और किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां मंडल। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। हस्तलिखित ऋचाएँ क्या हैं, हस्तलिखित ऋचाओं को हाथ के द्वारा लिखी गई रचनाएं, जो हाथ के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उन्हें हम हस्तलिखित ऋचाएँ बोलते हैं। और इन्हें क्या बोलते थे, इन्हें खिल कहा जाता था उस टाइम। हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता था, खिल कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां मंडल। 9वें मंडल में मतलब एक तो हमारा तीसरा मंडल इम्पोर्टेंट हो गया, एक 8वां मंडल इम्पोर्टेंट है, कि 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, सोम देवता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 10वां मंडल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पुरुष सूक्त से संबंधित है। और पुरुष सूक्त में ही जो हमारे 4 वर्ण थे उनका वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनको सबको इनके कर्मों के आधार पर, इनकी जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांट दिया था कि ये ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मणों का काम अध्ययन कराने का होगा, क्षत्रियों का काम युद्ध में लड़ने का होगा, और जो वैश्य होंगे वैश्यों का काम व्यापार करना होगा, और जो शूद्र होंगे शूद्रों का काम होगा इनकी सेवा करना। ठीक है, तो ये 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था। और एक पॉइंट और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा, ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इससे ऋग्वेद से संबंधित, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और बार बार परीक्षा में इनसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वेद देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में किससे संबंधित है यजुर्वेद, इसमें मंत्रों और बलि से संबंधित नियमों का संकलन किया गया है। जो उस टाइम पे मंत्रों का उच्चारण होता था या जो बलि दी जाती थी उस टाइम पे, उनका सबका संकलन किस में मिला है, वो मिला है यजुर्वेद में। और जो मंत्र बोलने वाले थे उनको क्या बोलते थे, अर्धवर्यु बोलते थे उनको। जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें बोलते थे अर्धवर्यु। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये है कि इस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये गद्य और पद्य दोनों से ही संबंधित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आता है कि उस वेद का नाम बताओ जो गद्य और पद्य दोनों से ही संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस टाइम, यजुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। नेक्स्ट वेद है सामवेद। सामवेद में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सामवेद में एक तो इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। जिन रचनाओं को हम गा सकते हैं उन रचनाओं का संकलन है किसके अंदर, सामवेद के अंदर है। और इन रचनाओं के पाठकर्ता को, जो इनका पाठ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उदार्त कहा जाता था, उदार्त। ठीक है, क्या कहते थे उनको, उदार्त बोलते थे। और ये जो वेद है इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कितने ही एग्ज़ाम में सामने आया है कि उस वेद का नाम बताओ जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, या जो उस वेद निम्न में से कौन सा वेद है जो भारतीय संगीत से संबंधित है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है वो वेद कौन सा है, सामवेद। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने करी थी, अथर्ववेद की रचना करी थी अर्थवा ऋषि ने। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है
कि सबसे बाद का जो वेद है या सबसे नया वेद, सबसे बाद का, या अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा वेद सबसे नया वेद है, तो ये है हमारा अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, अंधविश्वास, प्रायश्चित, औषधि, इन सब का उल्लेख किया गया है। इन सब का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी वर्ड ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किस वेद से है। तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इन वर्ड को भी फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट है वेदों के उपवेद। एक क्वेश्चन ये भी आता है, वेद के नाम दे देंगे आपको और वहाँ पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा इसका उपवेद है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखना है। और वेदों के उपवेद कौन से हैं ये देखो। अब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षा के अंदर, सो ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो जितने भी जो वेद से संबंधित जानकारी थी आज, वो मैंने अपनी इस क्लास में आज आपको दे दी है। और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्ज़ाम से संबंधित, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने कोशिश करी है, मैंने आपको समझाने की। हाँ, तो आई होप आप सबके समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएं एग्ज़ाम के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको याद कराऊं। और जो जितना मैं ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आज आपको वेद से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको इन सभी का रिवीजन भी कराऊँ और नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर सको। नहीं तो अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर आप पीछे का भूल जाओगे अगर मैं आगे का कराऊँगी। ठीक है, तो मैं पीछे का रिवीजन कराती चलूँगी ताकि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहें। चलो दोस्तों, तो ये मेरी आज की क्लास थी। थैंक यू, धन्यवाद।